सुप्रभातम, आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है व्यंजन संधि। पहली है इष्टुत्व, सूत्र है इष्टुह, इष्टुना, इष्टुह। क्या कहता है? यदि सकारो त वर्ग के बाद या पूर्व में शकार या च वर्ग आवे तो स को श और त वर्ग को च वर्ग हो जाता है। यदि सकार और त वर्ग त थ द ध न में से या शकार और च वर्ग च छ झ झ न में से कुछ भी आता है तो स का स, च का त बन जाता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, हरिष्यते। हरिष्यते में जो श दिया हुआ है वो अर्ध व्यंजन है और इसका सकार रूप बन जाएगा और विच्छेद होगा हरिस धन सेते। इसी तरह से सच्चरित्रम। सच्चरित्रम में जो च दिया हुआ है वो भी अर्ध व्यंजन है और चकार च वर्ग का रूप है, प्रथम वर्ण है, तो इस च का त वर्ग बन जाएगा और रूप होगा सत धन चरित्रम। इसी तरह से तच, तत् धन च, रामस चिनोति, रामस धन चिनोति, सच्ची, सत धन चित, संचय, सत धन चयन। इस प्रकार से दूसरी है इष्टुत्व संधि। सूत्र है इष्टुत्व, इष्टुना, इष्टुह। क्या कहता है ये कि इसे इष्टु, इष्टुना भी कह सकते हैं। यदि सकार या त वर्ग के साथ शकार या ट वर्ग का योग हो तो स का श तथा त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। यह संधि इष्टुत्व संधि का विपरीत रूप है। उसमें शकार का रूप था और इसमें षटकोण वाला सकार का रूप है। क्या कहता है ये? जैसे कि राम षष्ठ। अब राम षष्ठ में जो अर्ध व्यंजन षटकोण वाला श दिया हुआ है उसका स रूप बन जाता है और विच्छेद होगा रामस धन षष्ठ। इसी तरह से रामस टीकते तो विच्छेद बन जाएगा रामस धन टीकते। तट्टिका। तट्टिका का जो ट दिया हुआ है उसका रूप बनेगा त, क्योंकि ये ट वर्ग है और ट वर्ग को त वर्ग में बदलना होता है, तो रूप बनेगा तद्धन टीका। उडयनम तो बनेगा उत धन डयनम। इसी तरह से अगला आता है चक्रिन ढोक से। पीछे थे चक्रिन धन ढोक से। तीसरी संधि है जसत्व संधि। सूत्र है जलाम जसो अंते। क्या कहता है ये? पद के अंत में यदि जल प्रत्याहार हो और आगे वर्ग के पहले दूसरे अक्षर तथा श, स, श तीनों ऊष्म व्यंजन को छोड़कर कोई वर्ण हो तो जल के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है। अर्थात क्या कहा है कि अगर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन हो तो उनके स्थान पर पहला, दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन इन तीनों को छोड़ करके जस प्रत्याहार का रूप लिख देना होता है। जस प्रत्याहार के अंदर ज ब गड़ द श, ज ब गड़ द श ये रूप बन जाता है। जैसे मान लेते हैं उदाहरण वागीशः। अब वागीशः में जो घ दिया हुआ है वो जस प्रत्याहार का रूप है और क वर्ग का तीसरा वर्ण है, क ख ग। तो इस तीसरे वर्ण जस प्रत्याहार के घ का प्रथम वर्ण क बन जाता है, यानी कि इस घ का हमें क वर्ण करना है और विच्छेद हो जाएगा वाक धन ईश। इसी तरह से अजंत। अजंत में जो ज दिया हुआ है वो भी जस प्रत्याहार का वर्ण है जो च वर्ग का तीसरा वर्ण है। इस ज का प्रथम वर्ण च बन जाता है और रूप हो जाएगा अच धन अंत। इसी तरह सुबंध। सुबंध में जो ब दिया हुआ है वह प वर्ग का रूप है जो तीसरा वर्ण आता है, प फ ब। इसी तरह से इस ब का प्रथम वर्ण प बन जाएगा और विच्छेद बन जाएगा सुप धन अंत। फिर आता है अगला चिदानंद। चिदानंद में जो द रूप है वो त वर्ग का है और तीसरा वर्ण है त थ द, तो इस द का प्रथम वर्ण त बन जाएगा और इसका भी विच्छेद रूप बनेगा चित धन आनंद, तो रूप हो जाएगा पूर्ण चिदानंद। पुनः देखिए
कि पद के अंत में यदि जल प्रत्याहार, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन अगर आते हैं तो उस वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन वर्ण को छोड़कर जल प्रत्याहार का स्थान पर जस प्रत्याहार वर्ण लिख देना होता है। और जस प्रत्याहार का वर्ण है जो अपने ही वर्ग का क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण ज, ब, ग, ड़, द, श हो जाता है। अगली संधि है चौथी चतुर्व व्यंजन संधि, जिसका सूत्र है खरी च। क्या कहता है ये? वर्ग के तृतीय या चतुर्थ अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। यदि बात में किसी वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर अथवा ऊष्म व्यंजन, ये तीनों जो श दिए हुए हैं, श, श और स, ये तीनों ही वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, यानी ऊष्म व्यंजन 3 होते हैं और ह को मिला दें तो ये पूर्ण रूप से 4 हो जाते हैं। तो क्या कहता है ये कि द्वितीय अक्षर अथवा ऊष्म व्यंजन में से कोई एक हो, यानी कि इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, या फिर प्रथम या द्वितीय वर्ण क, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ और प, फ, इन दोनों में से कोई एक वर्ग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण में दिया है सत्कार। अब यहाँ पे जो सत्कार दिया हुआ है, यह त वर्ग जो व्यंजन दिया हुआ है, यही त वर्ग अपना ही प्रथम वर्ण माना गया है। अब जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो अपने ही वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर होना चाहिए और वो भी उसी वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए। अब त वर्ग क्या है? प्रथम अक्षर है और तीसरा वर्ण क्या बनेगा? इसी का है द बनेगा। क्या बनेगा? द। जैसे त, थ, द, तो विच्छेद क्या हो जाएगा? सत, धन, कार। इसी तरह से संपत समय जो दिया हुआ है, इसमें जो त दिया है वो अपने ही वर्ग का त वर्ण है। तो इस त का तीसरा वर्ण क्या बनता है? द। त, थ, द बनेगा तो विच्छेद बन जाएगा संपत, धन, समय। संपत, द, धन, समय। इसी तरह से विपत काल का जो त है वही प्रथम वर्ण बन गया है, वही प्रथम वर्ण बना है और विपत काल का जो त आया है वही अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में द में बदल जाएगा और विच्छेद बन जाएगा विपत, धन, काल। फिर अगला आता है ककुपत्ति। ककुपत्ति में जो प दिया हुआ है वो अर्ध व्यंजन है। प का तीसरा वर्ण भ होता है, प, फ, भ, तो प का भ रूप बन जाएगा और विच्छेद बन जाएगा ककुभ, धन, पति। इस प्रकार से चतुर्व संधि जो है वह खरिच सूत्र से वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर के स्थान पर प्रथम और द्वितीय स्थान पर ऊष्म व्यंजन कर देता है। अगली संधि आती है अनुस्वार संधि, जिसका सूत्र है मो अनुस्वार। क्या कहता है? यदि किसी पद के अंत में म आया हो और उसके बाद कोई व्यंजन पूर्ण हो तो उसके स्थान में अनुस्वार हो जाता है। यदि पद के अंत में म अगर आता है तो म का अनुस्वार बनाना है। अनुस्वार का अर्थ होता है एक छोटी सी बिंदी, जैसे हरिम में बिंदी लग रही है ना, उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो अगर कोई व्यंजन पूर्ण आ जाता है तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण है हरिम वंदे। अब हरिम वंदे में जो हरि वर्ण शब्द दिया है उस री में अनुस्वार लगा हुआ है, तो उस अनुस्वार का हमें पूर्ण म बनाना होता है। तो विच्छेद बनेगा हरिम प्लस वंदे। विच्छेद पूरा जैसा है वैसा का वैसा ही बनेगा, बस उस अनुस्वार को हमें म में बदलना है। फिर अगला है ग्रहम गच्छति। ग्रहम गच्छति में विच्छेद हो जाएगा ग्रहम, धन, गच्छति। इसी तरह से जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा उच्चारण में भी वो अनुस्वार म में ही बदल रहा है। बस हमें क्या करना है? उस म को लिख देना है। जो अनुस्वार बिंदी है उस बिंदी को म बनाना है, तो विच्छेद हो जाएगा ग्रहम, धन, गच्छति। फिर अगला आता है विद्यालयम गच्छति। विच्छेद है विद्यालयम, धन, गच्छति। गुरुम वंदे।
विच्छेद बनेगा गुरुम धन वंदे। इस प्रकार से ये जो अनुस्वार संधि थी जिसका सूत्र है वो अनुस्वार जो व्यंजन संधि का रूप है, यही व्यंजन संधि का टॉपिक जो था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।